भारत की नित नई चालें और ऐसी ऐसी चालें जो कि अजीत कुमार डोभाल पहले ही अपनी एक तकरीर के अंदर कह चुके हैं। और वो कह चुके हैं कि दहशतगर्दों को पैसा देकर खरीदा जा सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। अब वो तमाम चीजें, तमाम ये जो स्ट्रैटेजी थी जिसके बारे में पहले से बात की थी अजीत कुमार ने, अब ये स्ट्रैटेजी बरतानवी मीडिया ने खोल दी है, सामने ले आया और इसके ऊपर से पर्दाफाश कर दिया है। क्योंकि अजीत कुमार डोभाल को टास्क दिया गया कि शाम में, इराक में और जाकर अफगानिस्तान में दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं से और ऐसे लोगों से जो कि रेबल्स हैं उनसे मुलाकात की जाए और साथ ही साथ जो ही आप मुलाकात करेंगे तो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात की जाए। कौन से मुल्क के खिलाफ, ये तो हम सबको आइडिया है कि अजीत कुमार डोभाल जैसे शख्स कौन किसके खिलाफ बात कर सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने पैनल को। मेरे साथ मौजूद हैं कराची से इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इकराम साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये मुलाकातें दहशतगर्दों से, इससे पहले इसी शख्स का यानी डोभाल का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया का, इसी शख्स ने अपनी स्पीच में भी इसी तरह की बात की थी और वो तमाम चीजें जो स्पीच में कही थी वो इनकी पॉलिसी बनकर सामने आ रही है। तो क्या दहशतगर्दों को इस्तेमाल करना भी भारत की एक साफ साफ क्लियर पॉलिसी बनकर सामने आ रही है? अनिका, ये जो आप कहती हैं ना कि पॉलिसी बन रही है, ये तो बहुत पुरानी इनकी है बात। 2500 साल पहले कौटिल्य ने एक लिखा था अर्थशास्त्र, और जब ये रिसर्च एनालिटिकल विंग बना था 1968-69 में, तो अर्थशास्त्र जो था उसकी टीचिंग जो थी वो इसकी एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग टीचिंग थी। और अगर आप देखें जो चीज़ वो कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर वगैरह वगैरह, तो ये अर्थशास्त्र की जितनी प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई कर रहे हैं। फॉल्सहुड, स्प्रेडिंग दिस थिंग, यूजिंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस वगैरह वगैरह। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी ये अर्थशास्त्र को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ये आप स्टार्टिंग विद जो इनकी सब मेजर सक्सेस थी वो गंगा इंसिडेंट थी 1971 में। आपको याद होगा कि एंड ऑफ जनवरी बिगिनिंग ऑफ फरवरी जब ये एक फोकर को ला के यहाँ पर टारमैक में ब्लॉअप किया था, उसको उन्होंने ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने फ्लाइटें मुनक़ता कर दी थी। तो ये इनकी, और उसके बाद 1971 में जो उन्होंने पॉपुलेशन को पर्टिकुलरली साइक्लोन के बाद इनको बरगलाया कि जी ये वेस्ट पाकिस्तानी आपका ख्याल नहीं रखते वगैरह। तो नेचुरली दिस इज़ अ पॉलिसी जो फॉर लॉन्ग टाइम, इंक्लूडिंग मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इनफैक्ट एक अटैकर मर गया अभी। ये जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स पर अटैक हुआ था लाहौर में, टिपिकल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जहाँ पर प्रभाकर पकड़ा गया था, वहाँ पर बड़ा कॉर्नर किया गया था। श्रीलंकन के बार डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था, ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के जी उसको आप ना करें, उसको छोड़ दें। जब वो नहीं हुआ तो इन्होंने ये ट्राई किया कि श्रीलंकन क्रिकेट को होस्टेज करके उसको एक्सचेंज करें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंटेलिजेंस सॉरी थोड़ी नाइव और गल्लेबल है ऐसे मामलों में, और जब तक कुछ चीज़ सामने नहीं आती तो वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। मैं अपनी एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर एक मीडिया के अंदर कुछ वो थी चीज़ थी जो इन्होंने इंक्रोचमेंट की थी और वगैरह वगैरह। तो मैंने किसी बड़े सीनियर एक ऑफिसर को ये बात समझाई, इंटेलिजेंस ऑफिसर को, कि ये बात है। उल्टा मेरे पास लोग आ गए उनके खिलाफ कि नहीं यार उसके खिलाफ बात ना करो। वो मैं बोलता हूँ कि वो 100% रॉ एसेट था वो आदमी, और गायब भी हो गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये बातें जो हैं, ये जो अभी कर रहे हैं, ये बातें जो हैं, ये इनकी पॉलिसी अभी नई पॉलिसी नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी है जिसको नए तरीके से ये ला के चाल करते हैं। अभी सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये हुई है कि सर्जिकल स्ट्राइक, और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करना है अब किस तरह कराएं। आप देखें ना, जब ये पठानकोट इंसिडेंट में, अब क्या पता है पाकिस्तान पठानकोट इंसिडेंट दहशतगर्द थे रियली, ये ऐसे लोग थे जो इन्होंने पे किए थे कि दहशतगर्दी आके करो। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये मेजर, मैं आपको याद दिलाऊं अनिका, के वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ था, जर्मनी ने इसको इस्तेमाल किया था पोलिश प्रिजनर्स को जर्मन उसमें करके, पोलिश ज़्यादा यूनिफॉर्म में अटैक कराया था ग्लाइविट्स एक टाउन में, और उस टाउन को अटैक करके फिर उसको इस्तेमाल किया था, देखिए ये हमें अटैक कर रहे हैं पोलैंड, हम इसलिए पोलैंड को इन्वेड करेंगे, ठीक है। तो ये कोई नया चाल नहीं है, लेकिन इनके लिए ये बहुत पुराना चाल है। ये सदियों से
बोले सेंचुरी से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये पॉलिसी को हमें अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। मैं आपको भी वो रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये किताब मिल जाती है, ये पढ़े क्या क्या चाल कर दे। फारूक साहब की तरफ भी चलते हैं। फारूक साहब, जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड नोन है, ये जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके अजीत कुमार डोभाल मिला है, ये वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं। ऐसे लोग हैं जिसके खिलाफ अमेरिका भी बोलता है कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान से डिमांड होती है। अब अमेरिका सामने आएगा, ये जो खबरें सामने आ गई हैं बहुत सारी मतलब जगह से, ऑथेंटिक जगह से पता चल गया है कि ये तमाम चीजें हुई हैं। इसके बाद अमेरिका का कोई बयान, बाकी दुनिया का कोई बयान के बाद ऐसे टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा इंडिया या किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करेगा इंडिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अमेरिका या बरतानिया या वेस्ट जो है वो कोई एक कार्रवाई करेंगे मूडी के खिलाफ या अजीत डोवल के खिलाफ। मेरी तो नजर में अजीत डोवल और मूडी जो हैं दो मास्टरमाइंड टेररिस्ट हैं। वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए वो दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों हैंड इन ग्लव है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये दाइश और टीटीपी का इन्होंने नेक्सस बनाने की कोशिश की है और काफी हद तक ये अफगानिस्तान में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन फिर वहां पे अफगान तालिबान ने दाइश को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे भी बड़ी लड़ाई हुई और अभी भी हो रही है। पाकिस्तान में इन्होंने दाइश को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, टीटीपी का एक और नाम था, इन लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे ये ज़र्ब-ए-अदब ने, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो दाइश मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% पाकिस्तान की सरजमीन पे उसको टेक ऑफ ही नहीं करने दिया, लेकिन उसको काफी हद तक हमने जो है वो उसको न्यूट्रलाइज किया है। और उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो ये लोग चाहते थे। देखिए, जो अमेरिका के फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी चक हेगल वो पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अजीत डोवल की वीडियो की भी आपने पहले बात की है। और मैं तो ये कहूंगा कि देखें, अजीत डोवल एज एक्स रॉ चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनके रॉ के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं इसराइली इंटेलिजेंस के साथ, मोसाद के साथ। मोसाद भी इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में और CIA से इन्फ्लुएंस होकर वो ये ऑपरेशन करते हैं। और यही वजह है कि देखें, यही टेक्निक इन्होंने लगाई है यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, उड़ी में, पठानकोट में। ये चीजें मैं इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी को, स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, बेसिकली वो भी इन्होंने इसराइल से इंप्रेस होकर वही उनकी स्ट्रैटेजी है। जिस तरह उन्होंने पैलेस्टीनियंस को मारा है इंतफादा में कंट्रोल के, उसी तरह ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी लोगों को मार रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये एक नेक्सस है रॉ का, मुसाद का। आप ये देखें, मुझे ये बताएं, दाइश जो मिडिल ईस्ट में है, आज तक कभी हमने सुना है कि दाइश ने इसराइल की टेरिटरी में जाके कोई इसराइल के खिलाफ कोई हमला किया हो? बिल्कुल नहीं। बल्कि वेस्ट में आर्टिकल छप रहे हैं, वो कहते हैं कि दाइश के पीछे भी ये डबल गेम है, तो मोसाद भी है, CIA, ये सब लोग मौजूद हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जी देखिए, जहां तक TTP और दाइश के मिलाप का ताल्लुक है, अफगानिस्तान में इन्होंने किया। लेकिन नॉट ओनली TTP बल्कि ये जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, जिसमें लश्कर-ए-जंगी हो गया पाकिस्तान में, इनको भी इन्होंने पेट्रोनाइज किया है। इनके साथ भी दाइश के साथ मालूम इनके लिंक बनाए। और अफगानिस्तान में खासकर जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस है, NDS, रॉ, NDS और CIA ने मिलकर ये सारा खेल किया। ये तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमने ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अदब में, दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कोम्बिंग ऑपरेशन, ये तमाम जो कुर्बानी इतनी बड़ी दी गई है, उससे हमने इन लोगों को, इनकी कमर काफी हद तक तोड़ी है, हमने स्ट्रेंथ रीगेन की है, इसमें कोई शक की बात नहीं फारूक साहब। लेकिन अली का एक मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि अजीत डोवल और मूडी को तो ये पहले इन्होंने डिक्लेयर किया था, उसको वीजा भी नहीं दिया गुजरात नस्ल की वजह से बरतानिया अमेरिका आने में। अजीत डोवल के लिए केस पढ़ना चाहिए, शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल मास्टरमाइंड ऑफ टेररिज्म। सही, ठीक है। दैट पॉइंट बीइंग टेकन। इकराम साहब, अब दाइश के खिलाफ बातें हो रही हैं। अमेरिका के अंदर जब प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है तो ISIS को डिफीट करने की बातें की जाती है, पॉलिसी बताई जाती है कि जी दाइश को किस तरीके से डिफीट किया जाएगा, टेररिज्म को कैसे डिफीट किया जाएगा। हिलरी क्लिंटन हरसेल्फ ये मान चुकी हैं कि तालिबान बनाकर पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया। तो आज जब वही एलिमेंट्स जो कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका की गलती भी है, किसी ना किसी तरीके से आलमी बरादरी की भी गलती है,
वो चीज भारत इस्तेमाल करने लगा है, भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बातें कर रहा था भारत के, जी हमें उसका हिस्सा बनाया जाए। तो ये तमाम चीजें देखते हुए क्या ये चीज हमें डिक्लेयर नहीं करवानी चाहिए दुनिया से कि भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जो कि दहशतगर्दी को सपोर्ट भी करता है और अपने इर्द गिर्द के मुमालिक में जो है पीस को खराब करने की भी कोशिश करता है। अनिका, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी जितनी भी प्रोपेगेंडा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की, वो डोमेस्टिक है ओरिएंटेड। वो कभी भी आप जाए, मैं अभी अमेरिका से होके आया हूँ, उससे पहले मैं बरतानिया में भी था, हमारे कभी भी कोई भी एक तरह का सिस्टमेटिक ये नहीं है काउंटर प्रोपेगेंडा करने के लिए और काउंटर जो एक्विजिशन है वो करने के लिए। विद द रिजल्ट देखें, जिस तरह आखिर पीपीपी गवर्नमेंट की राष्ट्रदारी के चाहते एम्बेसडर हुसैन हक्कानी थे और हुसैन हक्कानी साहब जितनी अभी बकवास करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आप जाके हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर पाकिस्तानी परेशान है उनकी वजह से, और ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने उनको छोड़ दिया था कि वो जाए, वो हमारे खिलाफ बातें करें। बात ये है कि जी हमें जो काउंटर करना पड़ेगा प्रोपेगेंडा, वो हमें बड़ी सोच समझ के करना पड़ेगा और हमें जिस तरह लॉजिकली, जैसा फारूक बता रहा है कि लॉजिकली हमें देखना पड़ेगा और उसकी वो करना। फॉर एग्जाम्पल फारूक ने ये कहा कि हो सकता है दाइश जो है वो अमेरिका, ये बात ठीक है। अमेरिका ने ये किया था कि जब जो जितने भी सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने के लिए उन्हें सुन्नीस को आर्म किया था, वहाँ पर सुन्नी ग्रुप्स को, वही सुन्नी ग्रुप्स बाद में joined together and they became America anti the Iraqi Republic and they became Daesh। ठीक है, और वो सीरिया में भी और इराक में भी और कुर्दिस्तान में भी उन्होंने सब जगह उन्होंने कर दिया। और फिर जिस तरह होता है, ये नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है, जब भी आपके पास आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी आप करते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, भिंडराने वाले का बड़ा फेमस एक केस है इंडिया के अंदर, जब एक्चुअली देखा जाए तो भिंडराने वाले को इंडियन गवर्नमेंट ने आया किया था टू काउंटर द 6, वो भिंडराने वाला खिलाफ हो गया उनके गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ऐसी बातें और हमारे भी देखें, हमारे भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो हम सपोर्ट करते थे, जो टीटीपी कौन है आखिर, टीटीपी के अंदर जो लोग हैं तो सम ऑफ द पीपल जो थे पहले हमारे जिहादी को हम सपोर्ट करते थे इन अफगानिस्तान, वो है CIA सपोर्ट करती थी, हम तो खाली नहीं करते थे, CIA सपोर्ट करती थी। जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो थे वो ओवल ऑफिस में जाके प्रेसिडेंट रीगन साहब से भी मिले थे, उनकी हैंडशेक उनके साथ है। ठीक है ना जी, तो बात यह है कि आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ता है किसको आप दोस्त बनाए, किसको दुश्मन बनाए, कौन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कौन नहीं आउट ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इंडिया की बात है ना जी, मैं आपको अफसोस से फिर बात कैसे एक बात मेरी सुनने कि इंडिया की बात में आप अगर आपने काउंटर करना है तो आपने उनकी जितनी भी चालें हैं आपने देखनी। देखिए बहुत चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सर्जिकल स्ट्राइक, सो कॉल्ड सर्जिकल, बॉलीवुड तो इससे बेहतर प्रोड्यूस कर देता अगर बॉलीवुड को देते। ठीक है ना, ऋतिक रोशन को देते, सैफ को देते, दीपिका को लगाते, प्रियंका को लगाते, तो वो जबरदस्त एक सर्जिकल स्ट्राइक बन जाती। ठीक है, अब तो नई कहानी सामने आई है ना, इकराम साहब कतगलामी के लिए माजरत, लेकिन अब नई सामने लेकर आएंगे। जी इकराम साहब, जी फरमाइएगा। मैं ये कह रहा था कि आपको याद है एक मूवी बनी थी, एक था टाइगर, वो यहाँ पर एक था, पकड़ा गया था एजेंट उनका और उसको उन्होंने नाम दे दिया था ब्लैक टाइगर, तो उस पर एक मूवी बनी थी, एक था टाइगर। अभी एक मूवी बनने वाली है, एक था सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर ले। फारूक साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, दूसरे टॉपिक की तरफ जाना चाह रही हूँ, इंडिया के हवाले से ही है, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंडिया की चालें देखिए जरा, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना है तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है नाजरीन, उसके लिए फिर शवाहिद भी हम मांग रहे हैं, कंटिन्यूसली मांग रहे हैं, कोई शवाहिद नहीं दिए जा रहे। अब नई मंतक सामने आई है इंडियन मीडिया की जानिब से कि सर्जिकल स्ट्राइक के शवाहिद इसलिए नहीं दिए जा सकते कि दोनों ममालिक में जंग छिड़ जाएगी। तो जंग छिड़ जाएगी ये तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने से पहले सोचना चाहिए था, अगर इतना खौफ था आपको। और वो लोग जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक उनका दावा है कि, या जो उनके फौजी हैं जिन्होंने जंग लड़नी है, उनका मोराल भी देख लीजिए कि राजनाथ सिंह वजीर दाखिला इंडिया जाते हैं फौजियों से मिलने जो कि बॉर्डर के करीब, और उन फौजियों का मोराल देखने जाते हैं, सोचते हैं कि बड़ी नारीबाजी होगी कि जी भारत महान और पता नहीं क्या क्या इस तरह की, लेकिन गए तो उनको शिकायतों के अंबार के अलावा और कुछ नहीं हाथ आया। शिकायतों के अंदर ये शिकायतें तक थी कि ना पीने का पानी, ना खाने के लिए कुछ खाने को, और ना ही
पहनने के लिए, कपड़े तब्दील करने के लिए, कोई भी इस तरह का सामान। फारूक साहब वो तो ये कह रहे हैं कि जिस्म में कीड़े बढ़ने लग गए हैं वर्दी पहन कर, तो ऐसे लोग सर्जिकल स्ट्राइक क्या करेंगे? अनिका, मैं पहले एक थोड़ा पॉइंट आपकी गुजारिश कर दूं, वो ये कि अजीत डोवल के हवाले से हमारे व्यूज को तक ये बात भी जानी चाहिए कि देखें, जो मर्जी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन बलूचिस्तान में अजीत डोवल की जो हिकमत अमली है वो और मूडी की वो फेल होगी, क्योंकि वहां पे जो अजीत डोवल का रॉ का जो नेटवर्क है, बेशक वो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेकिन एक्स रॉ चीफ है, वो तो वहां पे फेल हो गया, वो तो पूरा नेटवर्क को हमने तोड़ दिया। अब आपके इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, राजनाथ जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं, वो आजकल जिधर भी जाते हैं उल्टी मुंह की खा रहे हैं। पाकिस्तान में जिधर भी जाते हैं रफ ट्रीटमेंट उनको मिलती है। पाकिस्तान में समिट पे उन्होंने यहाँ पे फजूल बातें की, चौधरी निसार साहब ने ठीक ठाक उनकी क्लास ली, तो वो जनाब परेशान होके एक किस्म के प्रोटेस्ट करते हुए समिट छोड़ के चले गए। जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गए तो वहां पे भी जो स्टेट असेंबली के जो लोग हैं, सो कॉल्ड स्टेट असेंबली, जो पपेट गवर्नमेंट है, वहां के लोगों ने उनकी ठीक ठाक क्लास ली कि जनाब ये पैलेट गन और ये तमाम होम मिनिस्टर ये तमाम चीजें बंद करें, ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है कश्मीर निहत्ते कश्मीरियों पे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका बड़ा इफेक्ट इंडिया के खिलाफ आ रहा है। अब ये जो राजस्थान में गए हैं और वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कहा जी वर्दी हमारी वो धुलने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाना ठीक नहीं है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है वेरी लो मोरल। और न सिर्फ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, खबरें तो ये भी आई थी कि 40,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर वो जनाब छुट्टी उन्होंने अप्लाई कर दी जब ये हालात खराब हुए महीना पहले। 7,000 ने जो है वो डिजर्शन वाले मामलात में थे कि जी हम फौज ही छोड़ने को तैयार हैं। तो देखें, क्योंकि आपके हुक्मरानों की, इंडिया के हुक्मरानों की गलत पॉलिसी थी, वो एक्सपोज हो गए इंडियन अवाम के सामने। अपना इंडियन आर्म फोर्सेस में वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रहा। ये ठीक है, शटर हो गया। फारूक साहब कंप्लीट कर दिया। इकराम साहब की तरफ भी हो जाऊंगी। इकराम साहब, यही शख्स जो कि वजीर दाखिला है इंडिया का, यही कहता है कि जी जानकर पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने पहल की तो गोलियां नहीं गिनेंगे। इनको ये भी तो बताया जाए कि लाशें तो गिन ले कम से कम अपनी। वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी, जो एक्चुअली एलओसी वायलेशन थी, उसके रद्द-ए-अमल में जो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया, तो वो तो अपनी लाशें छोड़ के भाग गए थे। ये गोलियां गिनने की बात करते हैं, लाशें नहीं गिनते अपनी। देखिए, प्रोपेगेंडा में आप बोलते ना, जिस तरह एक दफ़ा एक जनरल ने कहा था, उसको भेजा गया था वियतनाम में, भेजा था लोगों ने कि भाई आप जाके बताना कि वियतनाम में हम क्या करें। तो उसने आके बोला कि बस जस्ट डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो होम। ठीक है ना, जस्ट डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो होम। तो आप प्रोपेगेंडा के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो थी, इस पे बात पे एक बात पे मुझे बहुत खुशी है, ये जो उन्होंने बोला है ना कि हमने यूनिफॉर्म लोगों के साथ एलओसी क्रॉस किया, ये आपको एक लीगल लाइन क्रॉस कर गए। एलओसी क्रॉस किया है विद यूनिफॉर्म पीपल, यानी कि उसको पहले तो वो मान गए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि एलओसी को जब बोलते हैं कि हमने क्रॉस किया और क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें कोई इलीगल बात नहीं हुई है। ठीक है ना जी, तो ठीक है, उससे हमें एक लीगल पोजीशन आता है। सेम लीगल पोजीशन जो हमें न्यूक्लियर, जब हमने एक्सप्लोजन की थी 1998 में, जब उन्होंने की थी कि हमें काउंटर करना पड़ा था, तो हमें वो मिल गया था, वी केम आउट द न्यूक्लियर क्लोजर। दूसरी बात ये होती है जी, देखिए बात होती है कि आपकी मुराल, हमारी आर्मी जो है ज़रब अज़ब के बाद, स्वात के बाद, फाटा के बाद बड़ी मोटिवेटेड, बैटल हार्डेंड आर्मी है। मैंने भी फौज में काफ़ी नौकरी की है, फारूक ने भी नौकरी की है। मैं नहीं समझता कि इतनी बैटल हार्डेंड, कॉम्बैट ओरिएंटेड आर्मी आपको कभी भी हमारे इंटायर हिस्ट्री में मिलेगी, जो टॉप टू बॉटम। देखिए यहाँ पर जनरल्स शहीद हुए हैं, यहाँ पर वुंडेड हुए हैं, एक 3 स्टार जनरल भी वुंडेड हुआ था वहाँ पर जो भी है। ठीक है ना, तो वो भी आई मीन आपके पास एक बैटल हार्डेंड आर्मी है ना। बात यह है कि अगर आप ये बात उनकी एक्सेप्ट करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, तो हमें कौन रोकता है? फिर हमें फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारी भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो? ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म में हो, नॉन यूनिफॉर्म में हो, नॉन स्टेट एक्ट, ये इन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक पेंडोरास बॉक्स अपने लिए खोला है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि फारूक ठीक बोलता है, उनकी फौज जो है अभी तैयार नहीं है। उनकी जितनी है वो ब्लस्टर है। और आप देखें कि उनकी जो चीफ जनरल स्टाफ थे रणबीर सिंह, उन लोगों ने भी अपने को कॉन्ट्रडिक्ट किया
पहले जो उन्होंने बोला कि उरी में थे, पाकिस्तानी मार्किंग्स थी, ग्रेनेड लॉन्चर्स की वो पाकिस्तानी मार्किंग्स थी। बाद में वो इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिफ्यूट किया कि नहीं, ऐसी बात कोई नहीं थी, कि उनको इस बात पर एम्बैरस होना पड़ा। इसी तरह जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, आप देखें कि अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। हमारे पास तो ISPR ने ले जाके 40 फॉरेन डोमेस्टिक जर्नलिस्ट को वहां फिराया और वो विलेजर से उन्होंने बात की, और वो ये बातें उनके रॉयटर्स में और उनके देखा कि हम फिर रहे हैं वहां पर, किसी को पता नहीं चल रहा कि ये बात क्या कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तो देखिए, बात ये होती है कि जब आप की बात करें तो आप देख, इनकी जरूर सक्सेसेस हैं, इसके नहीं है कि सक्सेस, बस सक्सेसेस इनकी हैं सबटरफ्यूज में, सबटाज में, ये जैसे उनकी यहाँ पर डिफरेंट एरियाज में उन्हें किया है। बट फारूक ने बड़ी अच्छी बात की, टेररिस्ट की सपोर्ट। आप एक स्टेट नॉन स्टेट एक्टर को तो आप बात कर सकते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। देखिए, जो खुलबशन यादव है, सर्विंग नेवल ऑफिसर, ये जब पकड़ा गया है और ये स्टेट एक्टर है, इसका क्या जवाब है? ठीक है, ये कहीं जवाब ही नहीं देता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ये बात को हो गया। बिल्कुल इमरान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं फारूक साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी, वो भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फारूक साहब, ये नॉन स्टेट एक्टर्स तो इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इकराम साहब ने। कुलभूषण यादव था क्या? बेसिकली स्टेट एक्टर जिसने माना कि वो वहां की नेवी के अंदर सर्व करता रहा। लेकिन इंडिया के अब के जो फौजी हैं उनका मोराल डाउन होता जा रहा है। उनको हर जगह से ये सुनने को मिल रहा है कि जंग की तरफ मत जाएं, ये इंडिया के लिए खतरनाक होगी। लेकिन जिंगोइज्म फिर भी इस हुकूमत का खत्म नहीं हो रहा, ना नरेंद्र मोदी का, ना अजीत डोभाल का, ना राजनाथ सिंह का। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कितना डीमोरलाइजिंग है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। उनका अपना DGMO हु इज अ सर्विंग 3 स्टार जनरल, वो झूठ बोलता है कि जनाब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। बेसिकली मामला तो वहां से शुरू हुआ ना, और जिसकी वजह से पता लगा बाद में आज तक कि जनाब ये झूठ बोला गया इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ, ये इंडियन अवाम के साथ झूठ बोला गया। तो आप यू कैन इमेजिन कि क्या वहां पे लोगों की, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की क्या इस वक्त कैफियत होगी। एक तो ये, दूसरा उरी और पठानकोट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एट द इंडियन गवर्नमेंट लेवल, जो उनकी अपनी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आप देखें उनमें जो फ्लॉज निकले हैं, SP मारा गया, ये हो गया, फला हो गया, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई कि उनका अपना इंडियन मीडिया जो है वो उसको जो है अपना गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज करता रहा कि जनाब इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सही नैरेटिव जो है वो सामने नहीं आ रहा, उनका नैरेटिव जो है वो फेल हो गया। और आप ये देखें, सर्जिकल स्ट्राइक पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो एट दैट लेवल इंडियंस की कितनी बदनामी हुई है, कितनी बेइज्जती हुई है। तो क्वेश्चन उठा रहे हैं फारूक साहब लोग के सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो एविडेंस दीजिए। एविडेंस की बात करें तो हमारे यहाँ तो हमारे मीडिया को जा रहा है। फारूक एक राजनाथ के हवाले से एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं। राजनाथ साहब आप देखें, इन्होंने 10 किलोमीटर इंडियन पंजाब में तमाम बॉर्डर को, विलेजेस को खाली करा दिया। जब उन्होंने शो डाला वहां पे सिखों ने कि भाई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तो कोई लड़ाई वाली बातचीत नहीं है, तो ये क्यों हमें धोखा दिया जा रहा है, तो कल राजनाथ ने अपना वो फैसला भी वापस ले लिया। तो मतलब ये कि जिधर राजनाथ जाता है जो भी उसके फैसले हैं सारे मुंह खानी पड़ती है। फारूक साहब वाकई में मुंह की खानी पड़ती है, दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि डिसीजंस ही गलत होते हैं, वेल थॉट ऑफ डिसीजंस नहीं है। अपने खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा करता चला जा रहा है भारत, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि तमाम दुनिया के अंदर अपना ही चेहरा मस्क करने में मसरूफ है भारत, और ये शायद हुकूमत समझ भी ना पाए क्योंकि इनका जंगजुआना रवैया है और ये खत्म नहीं हो